अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द सेकंड वीक लेक्चर फॉर आवर ऑन गोइंग डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर्स, जिसमें हम आज स्पर गियर और बेवल गियर को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक जो है, जो हमारा फर्स्ट वीक था, हमने उसमें गियर्स का इंट्रोडक्शन लिया और उसके बारे में हमने उसको देखा कि गियर्स जो हैं उनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह क्या हैं और जो है किस तरह गियर्स जो है एक्ट करते हैं। आज जो है हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे और उनके कॉन्टेक्स्ट को, वही जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था उसी को हम बेस बनाते हुए हम अब फोर्स एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं। सो फोर्स एनालिसिस को जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्पर गियर है, उसके बाद बेवल गियर है। ये दो टॉपिक्स हैं जो हमने आज के वीक में कवर करने। इसी तरह जो बाकी दो गियर्स हैं, हेलिकल एंड वॉर्म, उनको जो है हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है उनको कवर कर रहे होंगे और उसके बाद हम एक्चुअल डिज़ाइन की तरफ आ जाएंगे। सो बिफोर फर्दर अडू, I would like to redirect you to the earlier recorded lectures. So ये वीडियो जो है बेसिकली कह लें कि प्रीफेस था या 4 वर्ड्स थे, और जो बाकी लेक्चर्स हैं वो अब कमिंग इसी वीडियो के अंदर साथ उसके सिंक अप हो रहे होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले जो है फोर्स एनालिसिस हमने गियर का करना है। आपके इल्म में है, जब दो गियर्स जो हैं गियर टीथ आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो पिच जो है फॉर्म पिच सर्कल्स फॉर्म होते हैं और उसके बाद जो है आप जो है जो पिनियन गियर है वो गियर को जो है मूव कराएगा। जो ये हमने खैर सिंपल फिनोमेना हमने कवर अप कर लिया, इसका नोमेनक्लेचर जो है हमने डिस्कस कर लिया, मगर जो चीज़ हमने अभी तक डिस्कस नहीं की दैट इज द फोर्स एनालिसिस। होगा क्या इस केस में जो है आप यहाँ ओके यहाँ आप ये नोट करें कि आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी। ओके, होगा क्या जब हम इस गियर का एनालिसिस करते हैं। देखिए ये मूव करेगा तो फोर्स कहाँ लग रही है, समवेयर अराउंड है, ठीक है। सो वो आपको यहाँ जो है F23 से डिनोट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली क्या है, फोर्स बाय गियर नंबर 2 एक्टिंग ऑन 3, ठीक है, जो है इनके गियर नंबर 2 की जो फोर्स है जो कि गियर 3 पे एक्ट कर रही है, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय F23 ओवर हियर। इसी तरह लाजिमी बात है जो है ये रोटेट कर रहा है तो इसका एक अपना टॉर्क भी होगा, ठीक है, जो कि TB3 से डिनोट कर रहा है, यानी कि जो गियर शाफ्ट बी के अराउंड जो है गियर नंबर 3 का जो है कि टॉर्क जो है ये जनरेट हो रहा है। उसके अलावा जो है फोर्स ऑफ B3, ठीक है, जो कि दैट इज द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड बाय शाफ्ट नंबर बी एट गियर नंबर 3। ये भी प्रेशर एंगल पे जो है एक्ट कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम गियर नंबर 2 को देखते हैं तो लाजमी बात है इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी जो कि शाफ्ट ए की वजह से लग रही है, FA2। इसी तरह जो है आपके पास F32 है, यानी कि जो गियर नंबर 3 की तरफ से फोर्स जो है गियर नंबर 2 के ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो इस तरह जो है ये नोमेनक्लेचर है इसका, जिसको हम देखेंगे। और इसमें दो चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं। लाजमत है ये तो इटसेल्फ जो है ये फोर्स एक एंगल पे हम अगर लाजमत है हमने इसको रिजॉल्व करना होता है, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे वो दो कंपोनेंट में होगी, ठीक है। एक आपके पास जो है टेंजेंशियल है, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो रेडियल है। ओके, सो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसमिटिंग लोड, ठीक है, यानी कि जो लोड वगैरह आप ट्रांसमिट वगैरह करते हैं या फिर जो एक्चुअल जो है यानी कि सारा यूजफुल वर्क जो कर रहे हो बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट कर रहा होता है। इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ गिवन है उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लोड ट्रांसमिटेड है दैट इज सिंपली इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर रेडियल जो फोर्सेस हैं उनका क्या एडवांटेज है और या फिर हमें आया क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको कैलकुलेट करें। तो उसकी रीज़न ये है कि जो भी डिफॉर्मेशन होगी इन बिटवीन गियर्स दैट इज ड्यू टू द रेडियल फोर्सेस, और जो रेडियल फोर्सेस है टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी हमेशा, और वो सॉर्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स लगा रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि गियर पे एक्ट कर रही होगी, यानी पिच सर्कल पे एक्ट कर रही होगी लेट्स से, और
इसको जो है टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर, इसको कंप्रेस कर रही होगी और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी। तो इस वजह से जो है रेडियल कंपोनेंट जो है वो उसके ये एडवांटेजेस हैं। वरना उसके अलावा जो है रेडियल कंपोनेंट का इन ट्रांसमिटिंग लोड वगैरह इस तरह का कोई एडवांटेज नहीं है। इसी तरह जो है लेट्स से अब आपके पास फोर्स है तो लाजमी आप टॉर्क जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉर्क ट्रांसमिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो है फोर्स आपने देख लिया कि वो टुवर्ड्स द एंड लग रही है, तो लाजमी था आपके पास जो टॉर्क है डेट इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, आपके पास आर जो है डेट वुड बी डी बाई 2। अब सिंपली जो है यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल सिंपल जो है इसका नोमेनक्लेचर है। ठीक है, आपने यहाँ ये देख लिया एफ आर आ रहा है, एफ टी आ रहा है। उसके बाद 3-2 का मतलब यह है कि आपके पास फोर्स दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय गियर नंबर 3 ऑन गियर नंबर 2। अगर F23 होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गियर नंबर 2 ऑन गियर नंबर 3। सो दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम द नोमेनक्लेचर। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हमने पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो सिंपल टॉ ओमेगा। और अगर आपने जो है वेलोसिटी, आपने पिच लाइन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है पाई डी एन ओवर 12। ठीक है, ये हमने जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जांपल को देखते हैं तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और उसके अलावा जो है अगर जो है आपने फाइंड आउट करना है सिंपल क्या कहते हैं इंपीरियल यूनिट्स में या फिर ऐसे यूनिट्स में जो है अगर आपने ट्रांसमिटेड लोड आपने फाइंड आउट करना है, उसके लिए सिंपल जो है फार्मूलाज वो चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि पिनियन नंबर 2 जो है दैट इज रनिंग एट 715 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और दैट इज ट्रांसमिटिंग 2.5 किलोवाट टू आइडलर गियर नंबर 3। ठीक है, द गियर कट ऑन 20 डिग्री इन डेप्थ सिस्टम एंड हैव अ मॉड्यूल ऑफ 2.5 mm। तो आपको यहाँ सिंपल जो है 20 डिग्री आपको जो है लेफ्ट एंगल यहाँ गिवन है। ठीक है, जो कि हम यहाँ यूज कर रहे होंगे और आपको मॉड्यूल गिवन है 2.5 mm पर टीथ। सो जब इसको आप सिंपल नंबर ऑफ टीथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पिच डायमीटर आपके पास आ जाएगा। इसकी फिर बॉडी डायग्राम बनानी है और इसको जो है हमने फोर्सेस वगैरह शो करना और लाजमी होता है इसकी फोर्सेस वगैरह गियर नंबर 3 के हवाले से हमने इसको फाइंड आउट भी करना है। सो जो अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं और न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल को जो है अब हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे केस में जो हमें गिवन है चीज़ें, ठीक है, कि जो गियर नंबर 3 है वो आइडलर है। ओके, बिफोर कि हम इसको इंटरप्रेट करें कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, अभी हम सिंपल फोर्सेस की डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, आप ये देख रही हैं आपके पास यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था और यहाँ लाजमत इसने फोर्स ये इस पॉइंट पर जाके एक्सर्ट करनी है F23। इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। उसके बाद जो है हमने जो गियर नंबर 4 है, लाजमत अगर ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से फिर दोबारा ये काउंटर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा। तो आपके पास यहाँ देखें F43 यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गियर नंबर 4 और गियर नंबर 3, इसका रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। और उसके बाद जो शाफ्ट है, शाफ्ट की तरफ से जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका एक्स और वाई कंपोनेंट आपके पास यहाँ आ गया। सो अब हम जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमें इनके पिच डायमीटर्स हमें चाहिए होंगे। तो पिच डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो है हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसको किसी। ओके, हमें क्या क्या गिवन है, हमें मॉड्यूल गिवन है विच इज 2.5 mm और हमें जो है ये गिवन है नंबर ऑफ टीथ हमें गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ देखें गियर नंबर 2 के लिए 20, गियर नंबर 3 के लिए 50, फिर गियर नंबर 4 के लिए 30। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास पिच डायमीटर है फॉर गियर नंबर 2 दैट वुड बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो है अराउंड 50 आएगा। इसी तरह अगर हम गियर नंबर 3 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लाई बाय दैट वुड बी 50, जो इन टर्न आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 125 mm। ओके, सो यहाँ हमने फर्स्ट
फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने जो है हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है, डेट इज हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें हमारे पास पावर गिवन है, ठीक है। तो हम उस पावर को यूज करते हुए हम ट्रांसमिटेड लोड फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि गियर नंबर 2 के जो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी तरफ से ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। सो चूंकि अब आपके पास ये जो यूनिट है ये एसआई यूनिट्स हैं, तो एसआई यूनिट्स के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 60,000 H over pi d2 n। ओके, सो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें यहाँ जो 60,000 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 50 मल्टीप्लाई बाय n विच इज 1750, जो कि हमें डाटा में गिवन है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट होगी डेट वुड बी 0.546 किलो न्यूटन। इसको साथ हम लिख देते हैं कि ये आपके पास जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, ऑफ फोर्स 2 3। ओके, वंस हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट हमने जो स्टेप कैरी आउट करना है दैट इज टू फाइंड आउट द रेडियल कंपोनेंट। तो हम रेडियल कंपोनेंट पे आ जाते हैं, और रेडियल कंपोनेंट जो है सिंपल, इसका जो है हमने 10 कंपोनेंट ले लेना है टेंजेंशियल फोर्स का। tan ऑफ 20 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रिजल्ट आएगा 0.199 किलो न्यूटन। इसी तरह जो है जब हमने इसका जो है रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि ओवरऑल फोर्स जो होती है, सो F23 दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू cos 20 डिग्री करेंगे तो ये आपके पास आएगी 0.581 किलो न्यूटन। ओके, एक चीज अब यहाँ नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो गियर नंबर 3 है, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि वो एक आइडलर गियर है। आइडलर गियर है तो इसका क्या मतलब है कि वो एज इट इज जो पावर है वो आगे गियर नंबर 4 पे ट्रांसमिट कर देगा, तो जिसकी वजह से जो ये तमाम वैल्यूज हैं ये गियर नंबर 4 के लिए भी जो है वो इक्वल होंगी, यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं कि एफ आर 23 सॉरी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है इज इक्वल टू एफ टी 43, ठीक है। और इसके अलावा जो है एफ आर 23 इज इक्वल टू एफ आर 43, और हम ये भी इसको जो है विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू राइट आउट F23 इक्वल टू F43। तो ये तो तीनों वैल्यूज जो हैं इक्वल हैं। अब सिंस अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, और अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, जो हमारे पास डेटा सिर्फ अब मिसिंग है दैट इज टू फाइंड आउट दिस कंपोनेंट, ठीक है, जो एक्स कंपोनेंट यानी कि जो शाफ्ट का लग रहा है और जो वाई कंपोनेंट शाफ्ट का लग रहा है। तो हम इसको यहाँ कह देते हैं कि summation of forces acting in x direction is equal to 0। और अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें तो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस केस में वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है फोर्स 2 3 के लिए, और आपके पास जो रेडियल कंपोनेंट है वो आपके पास पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अब हम जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं।
force B3 plus radial force of O3 और माइनस हो रही होगी टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज आपके पास जो फोर्स ऑफ B3 है that would be equal to simply F tangential component 2 3 का which is 0.546 और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही होगी रेडियल कंपोनेंट which is 0.199. तो जब आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा that would be 0.347 किलो न्यूटन. ओके सो इसी तरह जो है हम यहाँ summation of forces acting in y direction is equal to 0 और यहाँ अब हमारे पास जो सबसे पहली फोर्स होगी that would be ओके यहाँ हमारे पास y भी पॉजिटिव में है रेडियल कंपोनेंट भी पॉजिटिव में है मगर यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट नेगेटिव में है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो है ओके सो टेन y for B3 plus radial radial component of 2 3 minus tangential component of 4 3 और that is equal to 0. So इसका मतलब है कि आपके पास force of B3 acting in y direction would be equal to simply 0.546 minus 0.199 यानी कि ये भी आपके पास 0.347 किलो न्यूटन आएगी. ओके सो यहाँ तक जो है हमारे पास आ गया. ठीक है इसके बाद सिर्फ एक स्टेप बच जाता है कि हमने इसका जो है रिजल्टेंट लेना है. तो हम यहाँ कह देते हैं कि जी फोर्स ऑफ P3 इज इक्वल टू 347 स्क्वायर और ओके सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0.491 किलो न्यूटन आएगा. सो इस तरह जो है हमने यह न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है. ठीक है हमने जो हमारे पास डेटा गिवन था उसको हमने यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने गियर नंबर 3 के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको हमने कैलकुलेट किया. इसी तरह जो है आपके पास जो है डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है. आपको कि डिफरेंट गियर का कहा जा सकता है. ठीक है आपको ये कहा जा सकता था कि आप जो है यहाँ फाइंड आउट करें जो कि आपके पास गियर नंबर 4 के लिए तो वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे. ठीक है और आपने जो है इस तरह इसको फाइंड आउट करना क्योंकि एडलर गियर है. ठीक है सो जो है इसकी फोर्सेस समवट जो है उसकी नलिफाई हो जाएंगी आपके सिनेरियो में अगर लेट्स हमने 4 के लिए फाइंड आउट करना. सो दैट्स हाउ इट इज. अब हम इसके बाद जो है हम नेक्स्ट गियर सिस्टम पे आ जाते हैं और उसको जो है हम सॉल्व करके देखते हैं. स्पर गियर्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द गियरिंग और हम इसका फोर्स एनालिसिस करेंगे. जो हमारे पास स्पर गियर होता है उसमें जो स्पर गियर के टीथ हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं शाफ्ट के एक्सिस के साथ और इस वजह से जो उसमें एक्सियल कंपोनेंट नहीं होता. मगर यहाँ आपके हमारे पास क्या इशू दरपेश है कि जो टीथ हैं वो जो है एक एंगल पे हैं जिसे आप हेलिक्स एंगल कह सकते हो. ठीक है तो उस एंगल की वजह से इसमें यहाँ एक्सियल कंपोनेंट भी जनरेट होगा.
एक्सियल कंपोनेंट जनरेट होगा और इसको जो है हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम फोर्स एनालिसिस हम करेंगे तो लाजमी बात है ये काउंट फोर हो रहे होते हैं, एक्सियल भी और जो रेडियल कंपोनेंट है वो भी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास पर गियर में था, यहाँ भी जो है हम आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट वुड बी ट्रांसमिटिंग द टॉर्क। आपको यहाँ आर ए वी नजर आ रहा है। आर ए वी इज बेसिकली द रेडियस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टीथ टू द सेंटर, यानी कि जो सेंटर हमारा एक फॉर्म हो रहा होता है जब दोनों गियर आपस में कॉन्टेक्ट आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली उस सेंटर से ये जो है डिस्टेंस है, जिस तरह आपको यहाँ ये नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, कि वो सेंटर पे एक्सिस है और वहाँ से जो है आर ई बी यानी कि जो एवरेज रेडियस है, जो एंगल है, ठीक है, दैट इज गैमा, जो कि यहाँ गिवन है, जो कि बेसिकली वो हेलिकल एंगल है। और अगर जो है लेट से ये अभी है एक पिनियन गियर के लिए, अगर लेट से इसके साथ गियर आएगा तो हम इसको दूसरे गियर के लिए कैपिटल गैमा से हम डिनोट करते हैं, जो भी हमारे कमिंग एग्जांपल है उसमें हम इसको यूज़ भी करेंगे। तो इसके अलावा जो है सच इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सो हम इसको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं और जो बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। ओके जी, ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ फिगर गिवन है, आपको जो है पिनियन गिवन है, गियर गिवन है, और आपको जो है पिनियन गिवन है कि जी दैट इज रोटेटिंग एट 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, डायरेक्शन आपको गिवन है, और ट्रांसमिट जो पावर ट्रांसमिट करे वो भी गिवन है। उसके बाद जो बेरिंग्स वगैरह जो है शाफ्ट के साथ लग रहे हैं उनकी पॉइंट्स हमें गिवन है, और बाकी एवरेज पिच रेडियाई और बाकी तमाम डेटा गिवन है, अभी हम सॉल्व करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमें ये गिवन है कि जी बेरिंग ए और सी जो है वो थ्रस्ट लोड जो है वो ले रहे होंगे। इसका क्या मतलब है, हम एग्जांपल में अभी इसको देख लेते हैं। और हमने जो है बेरिंग फोर्सेस हमने फाइंड आउट करनी है ऑन द गियर शाफ्ट, यानी कि जो हमारे पास ये बड़ा वाला एंगल गियर है इसके ऊपर हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल यही एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस की थी, इसमें हमारे पास आरपीएम गिवन है, पार गिवन है, ठीक है, और यहाँ गिवन है कि ए और सी शाफ्ट जो है वो थ्रस्ट लोड्स ले रहे होंगे। इसको अभी हम कमिंग मिनट्स में जो है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे उसके पिच एंगल, हम हेलिक्स एंगल जो है हम वो फाइंड आउट करने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ये जो इमेज है जब हमने बेवल गियर्स को हमने डिस्कस किया था इनिशियली, हम वहाँ ये फिगर फीचर हुई थी, और आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि हमने जो है पैरामीटर्स जो अभी हमने फाइंड आउट करने। सो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले जो है हमारे पास पिच एंगल है जो कि स्मॉल गैमा है विच इज़ फॉर आर ओपिनियन, ठीक है, तो वो हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके जी, सो हम यहाँ कह देते हैं कि गामा इज इक्वल टू, ओके, यहाँ अब अगर आप ये देखें कि आपके पास जो है ये लेंथ जो है गामा है, ठीक है। सो आपके पास जो लेंथ गिवन है आपके पास ये लेंथ गिवन है और आपके पास ये लेंथ गिवन है, ठीक है। सो अगर ये लेंथ गिवन है और आपके पास ये जो एक्सेस है यहाँ से, सॉरी, दिस लाइन, ये जो है गामा बन रहा है एज पर दिस फिगर। सो आपके पास आई थिंक दैट इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ये लाई करें तो वो एंगल थ्रू आउट जो है वो सेम होना है। सो दैट वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 75 ओवर 225। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 18.4 डिग्रीज। इसी तरह कैपिटल गामा जो है दैट इज फॉर द गियर, अगर आपने वो फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास जो है सिंपली tan इनवर्स, और ये देखें ये जो कैपिटल गामा है ये इस साइड से, यानी कि वर्टिकल जो वाई एक्सिस है लेट्स से कह लें, वो उसके साथ में एंगल सब फ्रेंड हो रहा है। यानी कि बेसिकली अगर आपके पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकली आप इसको सॉल्व करें, आपके पास ये एंगल जो बन रहा है दैट इज कैपिटल गामा ओवर देयर, ठीक है, या फिर बिल्कुल अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो लाजमी बात है क्योंकि ये मिड में आपने किया तो ये एंगल भी वही होगा जो कि यहाँ गामा से मेंशन है। सो आपके पास डायमेंशन जो है वही है, तो इस केस में जो है ये 225 divided by 75, that will come out to be 71.6 डिग्रीज। तो इस तरह जो है हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है विच इज
टू फाइंड द एंगल्स, ठीक है जी, पिच एंगल्स। अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और हमने अब फाइंड आउट करना है इसमें, इसको यहाँ हम स्टेप देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, और अब हमने जो है इसकी पिच लाइन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसके लिए जो है हमारे पास रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू 2 पाई आर पी और n, ठीक है जी। सो 2 पाई एज इट इज आ गया, आपके पास आर पी जो है वो 32 है, ठीक है, ये देखें, देयर इट इज इंटू 32, क्योंकि ये देखें अगर आप ये रेडियस देखें तो बिल्कुल इसके सेंटर से लेके ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका यहाँ तक ये डिस्टेंस है 32, और मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है जी। n जो है हमारे पास 600 गिवन है, ओके। और आपने जो है इसको डिवाइडेड बाय अगर 60 कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी मिलीमीटर पर सेकंड में, जो कि 2011 मिलीमीटर पर सेकंड बनती है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हमने ट्रांसमिटेड लोड फाइंड आउट करना है। अब इस केस में आप सिंपली आप ये अज्यूम कर लें कि पिनियन जो है वो डायरेक्टली जो है चूंकि टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, और इसी टॉर्क ट्रांसमिटेड को यूज करते हुए या उस आरपीएम पे जो वो कर रहा है वो हमने यूटिलाइज किया है पिनियन की जो है हमने फाइंड आउट की थी वेलोसिटी, ठीक है, आरपीएम से कन्वर्ट किया था, वही आगे टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो टॉर्क जो लोड ट्रांसमिटेड है फ्रॉम पिनियन, और वो जो है डायरेक्टली एज इट इज ट्रांसमिट हो रहा है आपके गियर को, ठीक है। अगर जो है हम ये अजम्पशन अपनी ट्रू रखते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लोड, ठीक है। Wt इज इक्वल टू एच ओवर वी, एच जो है हमारे पास 3.75 किलो वाट था या फिर 3750 वाट, और डिवाइडेड बाय 2.011 मीटर पर सेकंड या 2011 मिलीमीटर पर सेकंड। इनको सॉल्व करेंगे आपके पास जो है 1865 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है लोड का, ओके। इसी तरह जो है, या फिर ट्रांसमिटेड लोड बेसिकली जो है आप इसे कह सकते हैं, ओके। इसी तरह जो है लाजमी बात है, अब हमने गियर की, चूंकि हमने गियर के हवाले से हमने फाइंड आउट करना है तमाम वैल्यूज, तो अब हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने यहाँ कैपिटल गैमा हमने फाइंड आउट किया था इसको हम यूज़ करेंगे, और हम अब गियर के रेडियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर जो है हमने रेडियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो रिलेशन है दैट वुड बी डब्ल्यू टी इंटू tan of phi इंटू कॉज ऑफ कैपिटल गैमा। और इसी तरह अगर आपने एक्सियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसके लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ट्रांसमिटेड लोड tan of phi और कॉज ऑफ सॉरी साइन ऑफ गैमा इस केस में होगा, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं WT आपके पास 1865 है, tan ऑफ 20 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो है ये एंगल है, जो कि हम लास्ट एग्जांपल से कल इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज कॉज ऑफ गैमा, यानी कि कॉज ऑफ 71.6। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास बनेगा 214 न्यूटन। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये वैल्यू आपके पास आती है 644 न्यूटन। तो इस तरह जो है हमने ये दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, ओके। सो लेट्स लुक इनटू द फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इसकी बेस पे अब आगे कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है उसमें गिवन था कि बेरिंग्स ए एंड सी शुड टेक द थ्रस्ट लोड्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास चूंकि हम सिर्फ गियर के इस पार्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो कंसर्न है वो तीन पॉइंट्स होंगे, ये शाफ्ट की फोर्सेस,
इस पॉइंट सी पे शाफ्ट की फोर्सेज यानी कि 2 बेरिंग्स हैं और लाजमत है जो गियर है तो इसकी फोर्सेज जहाँ ये कॉन्टैक्ट जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ जो फोर्सेज जनरेट हो रही हैं, सो इस ये हमारा जो है कंसर्न होगा। तो ओके जी, सो अब हम अगर इसको देखना चाहें, ठीक है, तो देखें हमारे पास जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, सी शुड टेक द थर्स्ट लोड्स, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सी के जेड कंपोनेंट भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, ठीक है, और इसी तरह जो है आपके पास जो पॉइंट डी है वो थर्स्ट लोड नहीं ले रहा, तो उसमें सिर्फ जेड कंपोनेंट है और एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और इसमें जो है आपके पास अलोंग वाई यानी कि जो एक्सियल कंपोनेंट आना था वो इसमें एक्सियल कंपोनेंट नहीं आ रहा। इसी तरह पॉइंट जी जो है उसमें देखें ये यहाँ टॉप पे होनी है, तो इसके जो ट्रांसमिटेड लोड है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये टॉप पे है और जो रेडियल कंपोनेंट है वो लाजिम आता है टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई हो रहा होगा, और उसके अलावा जो है एक्सियल कंपोनेंट है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, जो कि इस केस में आपको यहाँ से विजुअलाइज हो रहा है कि आपके पास जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर इसमें अप्लाई हो रहा है। सो ये हमारे पास जो है फोर्सेस हैं, ठीक है, और इनकी मदद से जो है अब हमने इसको रिजॉल्व करना है और जो हमारे पास अननोन कंपोनेंट है हमने उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर इसमें आप एक और चीज़ देखें कि आपके पास ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है, तो आपको यहाँ से इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस 60 गिवन है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके जो पॉइंट सी है वो डिस्टेंस आपको जो है गिवन है। उसके बाद जो है चूंकि ये फोर्सेस जो है अभी सेंटर पे नहीं है, इस पॉइंट पे लगनी है यहाँ, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, जो मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस 32 गिवन था, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये यहाँ 32 है, ये 60, ये 90, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो आखिरी कंपोनेंट रह जाता है, ठीक है, ये डेट इज एक्चुअली 96 नॉट 90, ठीक है, तो इसको जो है हम ये करेक्शन करके हम इसको लेके चलते हैं और इसके मुताबिक जो है हम आगे सॉल्व करते जाते हैं। ओके, यहाँ हम जो है फिर वक्त इसको हम 96 लिख देते हैं, ठीक है। ओके जी, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले जो है हमने समेशन ऑफ मोमेंट करना है, तो हम कह देते हैं कि ये जो आपके पास पॉइंट डी है इसके अक्रॉस अगर हम मोमेंट ले लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अक्रॉस पॉइंट डी इज इक्वल टू 0, अगर हम ये ले लेते हैं तो हमारे पास जो है जो मोमेंट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, एक जो है लाजिम बात है ये जो फोर्स होगी W, लाजिम बात है इसकी वजह से एक मोमेंट आ रहा होगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं W, और इसका जो मोमेंट आर्म है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि ये RG है। इसी तरह एक सेकंड मोमेंट जनरेट हो रहा होगा जो कि एट पॉइंट सी होगा, और इसको हम कह देते हैं कि आपके पास वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर सी है, और प्लस थर्ड जो हमारे पास है वो टॉर्क है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है जब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इस टॉर्क को भी एडअप करेंगे और इक्वल्स टू 0। ओके, अब जो है हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास ज़रूरी है वो ये है कि हमने आर जी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम आर जी यानी कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट जी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो देखें इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। अलोंग दी एक्स एक्सिस बहुत सिंपल है कि आपके पास ये देखें ये दोनों एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये देख रहे हैं दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है ये आपको गिवन है कि ये 96 है, ठीक है, सो वी आर जस्ट गोना राइट इट हियर एज 96i प्लस, अब इसको जो है जे में अगर हम वाई एक्सिस में डिस्टेंस देखें तो यहाँ इस पॉइंट तक जो है अगर आप ये देखें 60 और that is around and 60 plus 32, ठीक है, सो और y एक्सिस जो है आपके पास इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव में होगा, तो इसको यहाँ हम कर देते हैं -60 -32, इसको j कर देते हैं, प्लस आपके पास जो k है वो 0 होगा, तो दैट वुड बी 0k, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये 96i -92j है।
इसी तरह इसी तरह जो है जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट सी, तो आर सी जो है डेट वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले जो है इसमें कोई एक्स वाई ऐसे जिस तरह कंपोनेंट नहीं आ रहा होगा, सिंपल ये देखें दो लाइंस आ रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, this distance is 60 and this distance is 90, so that would be minus 60 plus 90j, that would be equal to minus 150j। तो यहाँ जो है अब हमारे पास जो है दोनों के पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं, ठीक है। और अब जो है वी कैन प्रोसीड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यूज। ओके, अब हम आ जाते हैं दोबारा, इस इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ यूज कर लेते हैं। तो आपके पास जो है पहले डब्ल्यू के 3 कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। और अगर इनके हम फोर्सेस की तरफ देख लें तो आपके पास जो ए एक्सियल कंपोनेंट है डेट इज आल्सो एक्टिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, जो रेडियल कंपोनेंट है डेट इज आल्सो एक्टिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, और जबकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है डेट इज एक्टिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सो इसको हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे इस सिचुएशन को, और हम यहाँ ये लिख सकते हैं माइनस 214i माइनस 644j प्लस 1865k। और अगर आपको इफ यू आर वंडरिंग कि हमारे पास दो वैल्यूज कहाँ से हैं, तो ये देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एंड एक्सियल कंपोनेंट। ओके, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसमें थोड़ा सा जो है एक जो है करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। जो मोमेंट होता है या टॉर्क होता है डेट इज आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यूज इंटरचेंज होंगी, यानी कि ये वैल्यू इसको यहाँ आना चाहिए और इस वैल्यू को यहाँ आना चाहिए, इसी तरह इस वैल्यू को इधर आना चाहिए और इस वैल्यू को इधर आना चाहिए। सो हम ये करेक्शन अभी कर लेते हैं। इसको उठा के हम साइड पे कर देते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड which is 90, sorry 96i minus 92j plus 150j क्रॉस मल्टीप्लाई बाय तीनों फोर्स के कंपोनेंट एफ सी एक्स आई प्लस एफ सी वाई जे प्लस एफ सी जेड के, और प्लस हमारे पास जो टॉर्क है डेट इज एक्टिंग अराउंड वाई एक्सिस टू टी जे। तो डेट इज द इक्वेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास अब हमने इसको इवेल्युएट करना है। तो ओके जी, यहाँ नेगेटिव साइन आना था, ठीक है। और अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट बनेंगे -171,580i माइनस 167,850j माइनस 77,648k। और प्लस अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हैं तो ये जी क्रॉस आई जो कि माइनस के बनेगा, यानी कि प्लस 150
एफ सी एक्स और यहाँ के। और इसी तरह जो है जब जे क्रॉस जे होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, और जब आप जे क्रॉस के करेंगे तो वो हमारे पास जो है आई बनेगा, और -150 एफ सी जेड और यहाँ आई, और प्लस टी जे इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। इट एम्प्लाइज कि आपके पास जो टी जे है डेट बी 167850 ओवर 1000। 1000 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो ये कंपोनेंट है ये आपके पास mm में है, तो जब मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये अब जो वैल्यू आएगी डेट वुड बी 167.85 न्यूटन मीटर। अगर आप इसको जो है 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे डेट वुड बी न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमने काम करना है डेट इज टू फाइंड आउट द x component fcx that would be equal to 77648 divided by 150। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 517.65। और ये वैल्यू जो है आपके पास ये फोर्स है, ये आपके पास न्यूटन में ही आ रही होगी। ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज एफ सी जेड, ये इक्वल होगा यहाँ इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और 171,580 divided by -150 that would be equal to -1144 न्यूटन। ओके जी। जब आपके पास जो है ये तमाम वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, तो हम जो है इसमें पॉइंट डी के फोर्सेस हम इवेंचुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, हम ये यहाँ कह देते हैं कि जी समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेस में तीन हमारे पास फोर्सेस आ रही हैं, एक फोर्स एट पॉइंट डी प्लस फोर्सेस एट पॉइंट सी प्लस द ट्रांसमिटेड लोड इक्वल्स टू 0। यानी कि आपके पास जो एफ डी है या फिर एफ डी के दो कंपोनेंट होंगे, एफ डी एक्स आई प्लस एफ डी जेड के, इसमें थ्रस्ट कंपोनेंट नहीं आ रहा, प्लस जो आपके पास एफ सी है उसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो कि 517.65 आई प्लस J component which is not available FC, और यहाँ सॉरी यहाँ आपके पास जो है ये से Y कर दें और ये J कर दें, और यहाँ आपके पास जो है नेगेटिव 1144 के प्लस यहाँ थर्स्ट के कंपोनेंट -214, ठीक है, और -644 प्लस 1865 के। तो जब आपके पास ये डेटा गिवन है हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके पास जो dx I है that should be equal to -517.65 plus 214। इसी तरह
FCY that should be equal to 644J और आपके पास जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट रह जाता है which is FTZ that should be equal to 1144 minus 1865. So जब हम इसको सॉल्व करते हैं that would be 720. So 1144 plus 1865 that would be 721. इसके साथ किया आ जाएगा और नेगेटिव का साइन और इसी तरह जो है हमारे पास जो ये वैल्यू है that would be equal to 303.65i. ओके सो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो फोर्स T है that would be equal to 303.65i minus 721k. इसी तरह आपके पास जो फोर्सेस एट सी है वो आप लिख सकते हैं that would be equal to 517.65i plus 644j और minus 1144k. तो हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें हमने फोर्सेस निकालनी थी और ये हमने फोर्सेस निकालनी है जो कि आपके पास जो दो इसमें हमारे पास बेरिंग्स थे वहां लग गए और अगर आपने गियर की ट्रांसमिटेड फोर्सेस भी लिखनी है तो वो हमने बहुत पहले की फाइंड आउट कर ली थी विच इज -214i minus 644j और प्लस 1865k. तो इस तरह जो है हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है.